राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने वाले हैं, जिनमें 2 सीटों के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने पहले केवल राजेंद्र गहलोत को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने दूसरी सीट के लिए ओंकार सिंह लखावत को भी मैदान में उतार दिया और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की लड़ाई को रोचक बना दिया, क्योंकि 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जिनमें 6 विधायक पिछले साल बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा गहलोत सरकार को 12 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिला है, जबकि बीजेपी के 72 विधायक हैं और उसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन हासिल है। चुनावी गणित के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत होती है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस की 2 सीटें जीतने की राह आसान लग रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के विधायकों या निर्दलीय विधायकों ने पाला बदला और कांग्रेस के लिए के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई, तो बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है। सौभाग्य की एक बात यह कि गुजरात के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस ने बीजेपी पर उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। यही वजह रही कि उसने सभी विधायकों को एक होटल में ठहरा दिया और उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। यही नहीं, इन विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने बैठक भी की। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश नहीं कर रही। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू ने उन पर पोस्टर के जरिए वार किया। बिहार में चुनावी साल में एक बार फिर पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है और जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर भी ये लड़ाई जारी रखी, क्योंकि उसने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, जिसमें उनकी 73 संपत्तियों का जिक्र किया गया। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव समेत उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की तस्वीर भी दिखी, जिसके ठीक ऊपर संपत्ति, विरासत और धाग लिखा नजर आया। लालू परिवार का संपत्ति नामा शीर्षक वाले इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार करके ये संपत्ति कमाई। इतना ही नहीं, जेडीयू ने इसे आरजेडी के उस पोस्टर के बगल में लगाया जिसमें उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी गई थी। जेडीयू की ओर से लालू यादव पर हमला बोलते हुए पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक और पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ऊपर लिखा है लालू परिवार का संपत्ति नामा। मौका लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का था, लिहाजा जेडीयू ने आरजेडी पर निशाना साधने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया और उन पर जोरदार हमला किया। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा की आत्मा आज करा उठी होगी कि कैसे राजनीति में ऐसे लोग जन्म लिए बिहार में, जिन लोगों ने परिवार को भी नहीं बख्शा, राजनीति को भी नहीं बख्शा, समाज को भी नहीं बख्शा। जबकि आरजेडी ने जेडीयू के हमलों पर बेफिक्री दिखाई। कहावत है, चोर मचाए शोर, तो जितना शोर मचा ले, हाथी चले बाजार, बाकी भोंके हजार, इसकी परवाह हम लोगों को नहीं है। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यही वजह रही कि उन्होंने अपने 73वें जन्मदिन पर अस्पताल के वार्ड में ही सौभाग्य की एक बात है कि अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की ज्यादती की वजह से मौत हो गई थी, जिसे लोगों ने रंगभेद का मामला माना, जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। इस दौरान उन लोगों की मूर्तियों को भी निशाना बनाया गया जिन पर अपने वक्त में रंगभेद फैलाने के आरोप लगे थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने पर गांव वालों ने वहां के बीजेपी विधायक का विरोध किया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गांव वाले सिंगरौली जिले के विधायक राम लल्लू वैश्य से बहस करते नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो वहां के खमरिया गांव में हुए बीज वितरण के एक कार्यक्रम का है, जिसमें शामिल होने पहुंचे राम लल्लू वैश्य के सामने गांव वालों ने मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा उठा दिया। इस कार्यक्रम में पंचायत सचिव को भी आना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिससे गांव वाले और नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी विधायक से मनरेगा के तहत उन्हें मिलने वाले काम के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। सरपंच पति तो बता दे अपना कि कितना हम रोजगार गारंटी देली, कितना अपना मनरेगा का यार। नौबत यह आ गई कि राम लल्लू वैश्य को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि इससे पहले उन्होंने चुनाव में उन्हें मिले वोटों का हवाला देकर गांव वालों को चुप कराने की कोशिश की। 100% आपने वोट दिया क्या? नहीं, आप वोट मांगने अभी आए क्या? लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक का अंदाज बदला दिखा और उन्होंने भरोसा दिया कि वो गांव वालों की शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। सरपंच सेक्रेटरी को बुलाया गया था कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, पर सरपंच पति जरूर थे और गल्ला वितरण में साथ में थे। और मनरेगा का काम का प्रस्ताव यदि आता है तो उसको मंजूर कराएंगे।
सौभाग्य की बात है कि कोरोना के दौर में कोशिश की जा रही है कि गांव में रहने वाले लोगों को वहीं पर रोजगार मिले, लेकिन सिंगरौली जिले के गांव के लोगों की शिकायत थी कि उन्हें रोजगार नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने वहां के विधायक के सामने अपना गुस्सा दिखाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने गांव वालों को मदद का भरोसा दिया। T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी की बैठक में फैसला टल गया। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी की बैठक में फैसला जुलाई तक टाल दिया गया। कोरोना वायरस संकट में इस टूर्नामेंट को बाद में करवाए जाने पर विचार हो रहा है। मुंबई में जिस इमारत में मलाइका अरोड़ा रहती हैं, उसमें कोरोना वायरस का एक मरीज मिलने के बाद इमारत को सील कर दिया गया। राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राजनयिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बातचीत की। कोरोना वायरस संकट के बाद दुनिया पर होने वाले असर पर हुई इस बातचीत का पूरा वीडियो सुबह जारी किया जाएगा। प्रोफेसर निकोलस बर्न्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के जानकार हैं। अमिताभ बच्चन ने कुछ और मजदूरों को विमान के जरिए मुंबई से लखनऊ भिजवाया, जिस पर इन मजदूरों ने अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा किया। अमिताभ बच्चन का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, उन्हें अपना इतना पैसे लगा के हमें इधर भेजा है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मोहित मल्होत्रा। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में कड़े फैसले ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों से राय मांगी है। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह मानते हैं कि दिल्ली में लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उसका असर पंजाब में भी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली से रोजाना 500 से 800 गाड़ियां पंजाब आ रही हैं। ऐसे में सरकार ये विचार कर रही है कि दिल्ली और अन्य राज्यों से पंजाब में आ रहे लोगों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पंजाब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की राय के बाद ही लिया जाएगा। मोहित, क्या ये कड़े फैसले, क्या फिर से लॉकडाउन? क्योंकि ये संकेत महाराष्ट्र में मिले कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़े। पंजाब में आप कह रहे हैं कड़े फैसले लिए जाएंगे, क्या हो सकते हैं कड़े फैसले, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एक रिव्यू बैठक ली है जिसमें तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे और मंत्री मौजूद थे, और उसमें यह तय किया गया है, सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली और दूसरे राज्यों से जो लोग आएंगे उनके लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। यानी अगर आप पंजाब आना चाह रहे हैं तो आपको अपने साथ टेस्ट रिपोर्ट लेकर आनी होगी। अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं और दूसरे राज्य से वापस आ रहे हैं तो आपका कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। इस पर लेकिन अभी विचार हो रहा है, इस पर फाइनल डिसीजन अगले एक से दो दिन के अंदर लिया जा सकता है। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि वीकेंड और जो पब्लिक हॉलीडे थे, इस दौरान लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, लोग काफी इकट्ठा हो रहे थे। तो अब छुट्टी वाले दिन अगर आपको अपने घर से बाहर निकलना है तो आपके पास मूवमेंट पास होना अनिवार्य है। पंजाब सरकार के मोबाइल ऐप से वो पास जारी किया जाएगा, उसके बिना अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये सख्त फैसले हैं जिनको लेने की बात की गई है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन क्या तमाम दिनों के लिए लगाया जाएगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब सरकार कह रही है कि तमाम जो दुकानें हैं, जो संस्थान हैं, रेस्टोरेंट है, वो फिलहाल खुले रहेंगे। जी, शुक्रिया मोहित आपका। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना की वजह से नेपाल में लंबे वक्त से लॉकडाउन लागू है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग काठमांडू की सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन के नियमों को दरकिनार करते हुए उन्होंने पुलिस के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार पर स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए काफी देर तक नारेबाजी की। 4, 5, 6, 7 हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने भी सख्ती बरती और वाटर कैनन की मदद से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रदर्शन की कवरेज कर रहा एक मीडिया कर्मी भी वाटर कैनन की चपेट में आ गया और पानी की तेज धार से सड़क पर जा गिरा। पुलिस की सख्ती से कुछ प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए, लेकिन कुछ बीच सड़क पर डटे रहे। आखिरकार हालात सामान्य करने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। सौभाग्य की बात है कि लंबे वक्त से लॉकडाउन के बावजूद नेपाल में कोरोना मरीजों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है और लॉकडाउन के कारण वहां के लोगों का सब्र भी जवाब दे रहा है। यही वजह रही कि लोगों ने सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी कर दी। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी होने वाली रैंकिंग में बेंगलुरु के IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय आंका गया, जबकि टॉप यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में दिल्ली के JNU को दूसरा, यूपी में वाराणसी के BHU को तीसरा स्थान मिला। वहीं चेन्नई के IIT मद्रास को इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग में पहला, IIT दिल्ली को दूसरा और IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान। बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली के एम्स ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा, जबकि PGI चंडीगढ़ को मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में दूसरे और तमिलनाडु में वेल्लोर के CMC को तीसरे स्थान पर रखा गया।
इस बार मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों की रैंकिंग में IIM अहमदाबाद को पहली, IIM बेंगलुरु को दूसरी और IIM कोलकाता को तीसरी रैंक मिली। और सामान्य कॉलेजों की लिस्ट में दिल्ली के मिरांडा हाउस को पहला, दिल्ली के ही लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन को दूसरा और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को तीसरी रैंक हासिल की। बीजेपी ने राजस्थान में बॉर्डर पर सख्ती बरते जाने को गहलोत सरकार के डर से जोड़ दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आरोप लगाया कि सरकार विधायकों के टूटने के डर से बॉर्डर पर सख्ती बरत रही। ये सीमाएं सील करना, ये तो साफ तौर पर उनकी असुरक्षा को साबित करता है कि कहीं उनके भीतर का अंतर्विरोध इस तरीके से कहीं किसी को छूट नहीं देते। जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या की वजह से राज्य की सीमाओं पर सख्ती बरतने का आदेश दिया गया। 350 से 400 कल हो गए थे कोरोना पेशेंट, तो मैं कहना चाहिए सील तो नहीं किया, आवागमन को हमने आज रेगुलेट किया। ITBP के एक जवान का कोरोना पर गाया एक गाना वायरल हो गया। ITBP के जवान विक्रमजीत सिंह का कोरोना वायरस पर गाया एक गाना वायरल हो गया। इस गाने के जरिए ITBP जवान ने कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी कर रहे लोगों को धन्यवाद दिया। सियाचिन में तैनात यूपी के सोनभद्र के रहने वाले एक जवान ने वीडियो जारी कर अपने इलाके के एक पुलिस वाले पर उसके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। जवान ने पुलिस वाले पर मकान बनाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कही। उनके द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में मैंने सीओ पिपरी को इसकी जांच करने के लिए दी है। सीओ पिपरी अपनी जांच की रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दिन पहले हुए डबल मर्डर के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि एक रिश्तेदार ने ही सोने और पैसों की लालच में यह हत्या की थी। इसमें कुछ कीमती सामान जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। मजदूरों को लेकर केरल से पश्चिम बंगाल जा रही एक विशेष ट्रेन में 18 दिन की एक बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। बच्ची के पिता ने रेलवे कर्मचारियों को जानकारी देने के बाद भी तुरंत मदद नहीं करने का आरोप लगाया। कोलकाता में नगर निगम के कर्मचारी सड़े गले शवों को लेकर जब शमशान पहुंचे तो लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने कोरोना मरीजों के शव होने का शक जताया। और जैसे ही सड़े गले 14 शवों को लेकर नगर निगम की गाड़ी शमशान पहुंची, वहां स्थानीय लोग जुट गए और बवाल करने लगे। हंगामा कर रहे लोग कोरोना मरीजों के शव होने का शक जताते हुए सभी शवों को वापस ले जाने पर अड़ गए। काफी समझाने के बाद भी जब स्थानीय लोग नहीं माने तो नगर निगम को शवों को लेकर लौटना पड़ा। इस दौरान नगर निगम का एक कर्मचारी एक शव को घसीटकर गाड़ी में रखता नजर आया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर नाराजगी जताई और ममता सरकार से जवाब मांगा। सौभाग्य की एक बात है कि कोलकाता के जिस अस्पताल से ये शव अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम को सौंपे गए थे, उनको अस्पताल प्रशासन ने लावारिस बताया और दावा किया कि इनमें कोई भी शव कोरोना के मरीज का नहीं था। हालांकि जिस तरह से शवों को शमशान घाट ले जाया गया, उसे राज्यपाल ने भी गंभीर माना और सरकार से जवाब तलब किया। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन के नए विमान वाहक पोत पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। क्वीन एलिजाबेथ नाम का यह जहाज ब्रिटेन का नया विमान वाहक पोत है, जिस पर 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाएगी। और इसके लिए इस विमान वाहक पोत पर पहली बार लड़ाकू विमानों को लैंड और टेक ऑफ कराया गया। अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों ने इस जंगी जहाज से एक-एक कर उड़ान भरी। अभ्यास के दौरान एक F-35 विमान वाहक पोत पर हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतरता नजर आया। इस दौरान ये विमान हवा में एक ही जगह पर काफी देर तक मंडराता रहा। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, यानी इसे उतरने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये हेलीकॉप्टर की तरह छोटी सी जगह पर उतर सकता है। सौभाग्य की बात यह कि HMS क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन का नया और सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। इस जंगी जहाज में अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाएगी। रडार की पकड़ में न आने वाले ये लड़ाकू विमान बेहद खतरनाक होते हैं और इनकी तैनाती से ब्रिटेन की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। IIT गांधीनगर के 2 प्रोफेसरों ने सीवर के पानी की जांच से किसी इलाके में कोरोना वायरस की मौजूदगी पता चलने का दावा किया। बताया गया कि IIT गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष कुमार और प्रोफेसर अरविंद पटेल ने
अलग अलग इलाकों से सीवर का पानी लेकर उनकी जांच की और दावा किया कि इस जांच में किस इलाके में कोरोना वायरस के फैलने की स्थिति क्या है ये पता चला। ये दावा भी किया गया कि अगर किसी इलाके में कोरोना के मरीज नहीं हैं और वहां के सीवर के पानी की जांच की जाए तो बिना टेस्ट किए ये पता चल सकता है कि उस इलाके में एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज हैं या नहीं। हमें समय मिलेगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारा शहर या कम्युनिटी या एक कॉलोनी समझ लीजिए, अगर एक कॉलोनी में वेस्ट वाटर है और हम रोज जांचते हैं या सप्ताह में भी 2 बार जांचते हैं तो हमें पता चल सकता है कि पिछले सप्ताह का कंडीशन कैसा था और इस सप्ताह की कंडीशन कैसी थी। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों में 3 हथिनियों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक मिलते शवों से वन विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी हथिनी की मौत के कारण जानने के लिए जंगल में पहुंच गए। बताया गया कि 2 दिन पहले एक गर्भवती हथिनी का शव जंगल से मिला था, जिसके पास ही एक नवजात हाथी का भी शव पड़ा था। आशंका जताई गई कि प्रसव के दौरान इस हथिनी की मौत हुई, लेकिन अगले ही दिन एक और हथिनी का शव भी पास में ही मिलने से हड़कंप मच गया। इस हथिनी के शव को कई हाथी घेरे हुए नजर आए, जिसकी वजह से उसका पोस्टमार्टम करने में देरी हुई। लगातार तीसरे दिन एक और हथिनी का शव मिलने के बाद उनकी हत्या की साजिश की आशंका जताई। केंद्र सरकार ने बताया कि नई शिक्षा नीति में खेलों को भी जगह मिलेगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि देश की नई शिक्षा नीति में खेलों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। जयपुर में हाथियों के लिए लगाए गए कैंप में 34 हाथियों के कोरोना वायरस की जांच भी की गई। अभी हम जो सैंपल ले रहे हैं उनसे रिपोर्ट आने पर कंफर्म हो जाएगा कि इनमें कोविड है या नहीं है। मुंबई के घाटकोपर में खेलते हुए एक 5 साल का बच्चा नाले में गिर गया। इस बच्चे की तलाश के लिए नौसेना और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दिल्ली की इंद्रलोक पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस वालों से मारपीट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एक आदमी मारपीट और लूट की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट और लूट के आरोपियों को चौकी पर बुलाया। लेकिन डंडों से लैस आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। पुलिस चौकी में घुसकर अचानक किए गए इस हमले से वहां पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, मगर उन्होंने पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए। एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और 3 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इस मारपीट से पहले 2 लड़के पिस्तौल लेकर तेजी से पुलिस चौकी में दाखिल होते दिखे। इस दौरान वहां पर एक पुलिस वाला भी दिखाई दिया। बताया गया कि दोनों लड़के फायरिंग करके फौरन वहां से भागने लगे तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस वाले पीछे भागे, मगर चौकी के गेट पर पहले से ही मौजूद आरोपियों के साथियों ने हमला बोल दिया। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में पुलिस चौकी में घुसकर मारपीट और फायरिंग की यह घटना बेहद चौंकाने वाली है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। फ्रांस में 3 महीने के बाद समंदर के किनारों को लोगों के लिए खोला गया, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग वहां काइट सर्फिंग के लिए पहुंच गए। कोरोना से जूझने के बाद अब फ्रांस में हालात पहले से बेहतर हुए, जिसके बाद समंदर के किनारों को भी लोगों के लिए खोल दिया गया। पाबंदी हटते ही बड़ी तादाद में लोग वहां लहरों की सवारी करने के लिए पहुंच गए। काफी वक्त से शांत पड़े समुद्र तट पर चहल पहल भी दिखी। वहां कई लोग लहरों में मस्ती करते नजर आए। मौका मिलते ही कुछ लोग तो गहरे समंदर में पहुंच गए। लहरों की सवारी कर रहा एक आदमी तो खतरनाक स्टंट करता नजर आया। दक्षिणी फ्रांस की ये जगह काइट सर्फिंग जैसे खेलों के लिए मशहूर है, जहां पाबंदी हटने के बाद दोबारा थोड़ी रौनक नजर आई। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन और कोरोना के खतरे की वजह से समुद्र तट भी लोगों के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन हालात सुधरने के बाद जैसे ही इन्हें खोला गया, वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पंजाब पुलिस ने कश्मीर तक हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पंजाब के पठानकोट से पुलिस ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले हैं। पुलिस ने आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद करने का भी दावा किया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बल पर हमले के लिए हथियार पहुंचाने की फिराक में थे। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक अस्पताल के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक के पहुंचने से पहले हंगामा शुरू हो गया था, जिस पर विधायक के कार्यकर्ता भड़क गए और वहां पहले से पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक के कार्यकर्ताओं से बहस करते नजर आए। वहीं इस हंगामे के दौरान बीजेपी के सांसद भी वहां मौजूद रहे। हालांकि लोगों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। काफी देर बाद समझाने के बाद विधायक के समर्थक शांत हुए। भारत ने ब्रिटेन से विजय माल्या को शरण नहीं देने की अपील की।
भारत ने ब्रिटेन से गुजारिश की कि वो विजय माल्या को शरण न दे। खबर है कि विजय माल्या की तरफ से मानवता के आधार पर ब्रिटेन से शरण देने की अपील की जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 1,65,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 2 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तीसरे चरण में 4 लाख लोगों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने एक भारतीय क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोगों के क्रिकेट खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही इस वीडियो से भारत में क्रिकेट के लिए काफी लगाव होने की बात अपने आप जाहिर होने की बात कही। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम वहां का दौरा करने पहुंची। इस अस्पताल में सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है, जिसका एक वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अस्पताल की व्यवस्था देखने पहुंची। वायरल हुए वीडियो में अस्पताल के वार्ड में मरीजों के साथ ही शव भी दिखाई दिया था। दावा किया गया कि काफी देर तक अस्पताल के कर्मचारियों ने इस शव को नहीं हटाया और वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच ही ये शव पड़ा रहा। इस वीडियो को वार्ड में भर्ती एक मरीज ने ही मोबाइल पर रिकॉर्ड करने के बाद वायरल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल के हालात का जायजा लेने एनएचआरसी की पूरी टीम एलएनजेपी अस्पताल पहुंची। हमारा काम किसी की गलती निकालना नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपने स्तर पर जो सहयोग कर सकता है, अगर कुछ किसी प्रकार की त्रुटि है और हमारे इस विजिट से वो दूर हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सफाई दी। अगर किसी की डेथ होती है तो बहुत दुखद है, उसको ठीक से रैप करके, और ये वार्ड में ही रैप करना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उसको ओपन में ले जा नहीं सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और अस्पताल पहुंचकर छानबीन की। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में लगभग 3 महीने के लॉकडाउन के बाद बाजार खुल गए। ब्राजील में कोरोना वायरस से सबसे बुरा हाल साओ पाउलो शहर का ही हुआ। ब्राजील में कोरोना से मरने वाले करीब 40,000 लोगों में लगभग 10,000 अकेले साओ पाउलो में। लेकिन इसके बावजूद वहां के साओ पाउलो शहर में दुकानों के शटर खुल गए। हालांकि दुकानों को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही ये नियम भी बनाया गया कि दुकान में एक साथ ज्यादा ग्राहक न घुसें। लेकिन प्रशासन के इन नियमों को लागू करवाने के लिए बाजार में कोई अधिकारी नजर नहीं आया। दुकानें खुली तो उनके बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। थैले भर भर कर लोगों ने खरीदारी की। कोरोना के खतरे के बावजूद बाजार में काफी लोग दिखे। हालांकि दुकानदार सावधानी बरतते नजर आए। उन्होंने अपने ग्राहकों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए और उनका तापमान भी मापा। साथ ही अपना चेहरा फेस शील्ड से ढका भी। कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकानों के बाहर चेन ही लगा दी ताकि ग्राहक उससे आगे ही न बढ़ पाएं। Então eu sei que o inimigo é invisível। सौभाग्य की बात है कि साओ पाउलो में बाजार खोलने की इजाजत मिली और उसी दिन वहां कोरोना वायरस से 24 घंटे में रिकॉर्ड 340 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज ब्राजील में ही हैं और डर है कि जल्द ही वो कोरोना से मौत के मामलों में भी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे 300 से ज्यादा भारतीय अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 मई से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से जितने भारतीय लौटे उनमें 320 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनमें विदेशों से लौटते वक्त वहां कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन जब भारत लौटने पर इनकी जांच हुई तो सभी 320 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वंदे भारत मिशन के तहत 1,60,000 से भी ज्यादा भारतीयों को विदेशों से लाया जा चुका है और कोरोना के खतरे को कम करने के लिए वहां से लौटने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। अमृतसर में कोरोना संकट की वजह से मजदूरों की कमी से जूझ रहे किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। दूसरे राज्यों से काम करने आए ज्यादातर मजदूर अपने गांव लौट चुके हैं, जिससे पूरे इलाके में मजदूरों की भारी कमी हो गई। और यही वजह रही कि जो मजदूर मिले उन्हें किसानों ने मुंह मांगी रकम दी और धान की रोपाई शुरू कर दी। पिछले साल 1 एकड़ में धान की रोपाई के लिए मजदूर करीब 2,500 रुपए लेते थे, लेकिन इस बार 5,000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। सर बिल्कुल लेबर नहीं मिलती, जो मिलती है तो पेमेंट बहुत ज्यादा मांगती है जी। मजदूरों की कमी से कई किसान तो रोपाई शुरू भी नहीं कर पाए। ऐसे में किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकारों को चाहिए कि किसानों वास्ते कोई जी लेबर की जी सबसिडी दी जाए ताकि जो किसान का अपने किसान अपनी फसल जी वो सही तरीके ला सके। सौभाग्य की बात यह कि पंजाब ही नहीं, देश के ज्यादातर हिस्सों के किसान मजदूरों की कमी से परेशान हैं, क्योंकि कोरोना संकट के बाद ज्यादातर मजदूर अपने गांव लौट गए।
इसी वजह से पंजाब में किसान मुंह मांगी मजदूरी देकर धान की रोपाई करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है किसानों। आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन के चैलेंज को पूरा किया। आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन के चैलेंज को पूरा करते हुए अपनी फिल्म से जुड़े कुछ मुश्किल शब्द आसानी से बोल लिए। इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने करण जौहर, वरुण धवन और तापसी पन्नू समेत कई हस्तियों को यह चैलेंज दिया। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबों सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबों सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। हरियाणा के रोहतक में प्रशासन ने अगस्त महीने तक जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 लाख होने की आशंका जताई। हालांकि लोगों को न घबराने की भी सलाह दी गई। डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वो 2 भारतीयों का डांस देखते नजर आए। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, ये जो तेरी पायलों की है, आशिकों के दिल की ये। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदी में 4 लड़के फंस गए। ये लड़के अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए नदी पार कर रहे थे। तभी तेज बारिश होने की वजह से अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और ये लड़के कुछ दूरी तक बहकर नदी के बीचों बीच पहुंच गए। लेकिन इन लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे नदी के बीच में पड़े एक बड़े पत्थर तक पहुंचकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। नदी में फंसे लड़कों का क्या हुआ? सिर्फ 3.5